चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एसआरए एक्ट को, यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका सेक्शन 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेक्शन 9 से लेकर के 13 तक, ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यानी कि संविधान जिनका विनिर्दिष्टता पालन नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 14 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ऐसी संविधान जो विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14A में पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20 इधर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, सेक्शन 14 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सीधे डायरेक्ट पर लेके चलते हैं। सेक्शन 14 में यहाँ बात की गई है संविधाएं जिनका विनिर्दिष्टता पालन नहीं कराया जा सकता, और कौन सी ऐसी संविधाएं हैं जिनका पालन नहीं करवाया जा सकता। आपने सेक्शन 10 के साथ इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ। सेक्शन 10 में सीधी सीधी सी बात की गई थी कि उन सभी संविधाओं का हम लोग पालन करवाएंगे जिसमें जो पालन हो सकता है, पर कुछ को छोड़ करके। कौन कौन सी? सेक्शन 11 का सब क्लोज 2 को छोड़ दिया जाए, सेक्शन 14 के ग्राउंड्स को छोड़ दिया जाए, और सेक्शन 16 के ग्राउंड्स को अगर छोड़ दिया जाता है तो इनको छोड़ करके बाकी सबका संविधान का पालन करवाया जा सकता है। सेक्शन 10 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सेक्शन 14 पर यहाँ बात की गई कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका पालन नहीं करवाया जा सकता, यानी कि स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, संविधाएं जिनका विनिर्दिष्टता पालन नहीं करवाया जा सकता, सेक्शन 14 पर एक बार नजर डालते हैं। ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है। निम्नलिखित संविधाओं को विनिर्दिष्टता परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। यहाँ पर का से लेकर के घा तक ये आप जो देख रहे हैं, का, खा, गा और घा, इनका विनिर्दिष्टता पालन यहाँ पे नहीं कराया जा सकता। तो किन कंडीशनों में, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए यहाँ पर। सेक्शन 14 में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नेमली। ए नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, ए से लेकर के ये डी तक डिफाइन किया गया। ए में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। Where a party to the contract has often substituted performance of the contract in accordance with the provisions of section 20। अगर किसी भी पार्टी ने substituted performance obtain कर लिया है तो फिर वो परफॉर्मेंस इस कंडीशन में यहाँ पर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। तो फर्स्ट ए में जो आप पढ़ रहे थे, ये में आपने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर ऑब्टेन कर लेता है तो सेक्शन 20 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फिर इसे क्या नहीं करवाया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बी क्लोज पर। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 सब क्लोज बी, a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise। जहाँ पर ऐसी ड्यूटी जो कंटिन्यूअस की जाए जिसमें कोर्ट सुपरवाइज ना कर पाए, तो उस कंडीशन को भी यहाँ पर क्या नहीं करवाया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 14 में हम लोग पढ़ रहे थे ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है। कौन कौन सी हैं? काम है, अगर हम यहाँ पे जरा ध्यान दें,
कि जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभी प्राप्त कर लिया, तो 20 में क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलावा उसे किसी और तरीके से सेटलमेंट कोई करवा लेता है या उसकी जगह कोई और फायदा प्राप्त कर लेता है, तो फिर यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्निहित है जिसका न्यायालय परीक्षण नहीं कर सकता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या नहीं करवाया जा सकता, यहाँ पर बिना दृष्टिता उसका पालन नहीं करवाया जा सकता। सी पर जरा ध्यान दीजिए, सी पॉइंट्स पर। सी में बात की गई कि कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अहर्ताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों पर विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। तो यहाँ पर एक बार जरूर ध्यान दीजिए, इस पर पक्षकारों के व्यक्तिगत अहर्ताओं पर, क्योंकि जो लाइबिलिटीज हैं, जो एलिजिबिलिटीज हैं सॉरी, उनके आधार पर इतना डिपेंड हो गया कि न्यायालय उनको पालन नहीं करा सकता। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर ऐसी संविधाओं का विनिर्दिष्ट का पालन नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति है, जो जैसे कि कल आपने पढ़ा हुआ था, ये जो अपनी प्रकृति पर ही पर्यवसाय हो, ऐसा जो सेंटेंस आपने पढ़ा होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऐसी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपने टाइम के अनुसार या किसी टर्म्स कंडीशन की पूरी होने पर ही वो कंप्लीट होती है, तो उनको भी इम्पोर्ट नहीं कराया जा सकता निर्दिष्ट। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। सी पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सेक्शन 14 का सी, तो सी पर जरा ध्यान दीजिए, कहा गया अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर अगर कोई डिपेंड है ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इम्पोज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? पर्सनल क्वालिफिकेशन में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग बनाने का हो गया, मूर्ति बनाने का हो गया, और भी दूसरी चीजें हैं जिनके साथ ये इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा, ऐसा भी किया जा सकता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई, हम यहाँ सी और डी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो सी में क्या होती है, जो व्यक्तिगत अहर्ताएं होती हैं उनके बारे में, पर्सनल जो एलिजिबिलिटीज होती है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर्सनल जो क्वालिफिकेशन है उनके आधार पर जिसको न्यायालय उसे तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। जो इंग्लिश मीडियम में थे वो भी थोड़ा सा इसको नजर डाल दीजिए दोबारा से। सी पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ बात की गई कि जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड हो तो कोर्ट उसे डायरेक्ट कैसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। जैसे यहाँ पेंटिंग बनाने की बात की, मूर्ति बनाने की बात की, तो वही व्यक्ति बना सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट है वो स्पेसिफिकली इम्पोज नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 14 में 14 का ये सी ग्राउंड आता था। कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 14 को सी। डी में जरा ध्यान दीजिए, डी में भी बात की कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, जो केवल अपने नेचर से ही उसका परफॉर्मेंस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी क्या नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिकली इम्पोज। अगर इसको ये कैसे होते हैं, जैसे टाइम पीरियड दिया गया कि जब वो टाइम पीरियड हो जाएगा तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कराया जा सकता। उनको कहा जाता है जो अपनी प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं उसी के आधार पर। चंचल मैडम, कल आपने एक उदाहरण बताया हुआ था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, कल आपने एक बताया हुआ था, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो केवल अपनी प्रकृति पर ही पर्यवसित हों, ये कहा था ना? हाँ, इस लाइन का मतलब यही है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप एक बार फिर बता दीजिए कि कौन से कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपने प्रकृति पर पर्यवसित होते हैं। इसका मतलब समझ में आया सभी को? एक बार बताइए। जी हाँ। हम्म,
देखिए, जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड होती हैं उनको भी कोड सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। सेक्शन 14 के सी के ग्राउंड में ऐसा लिखा हुआ है। मैडम रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी? जी। सेक्शन 14 ए की तरफ हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। क्या न्यायालय विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है? तो किन कंडीशन में कर सकता है? जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 14 में कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ये सेक्शन 14 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सेक्शन 14 ए पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ बात की गई है पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। सेक्शन 14 ए आप यहाँ पर स्टडी करें। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्दिष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देखिए कौन सा एक्ट है जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो दो तरह के जनरली केसेस आप लोगों ने देखे होंगे, जो क्रिमिनल और सिविल की बात करते हैं। जहाँ पर सिविल मैटर्स होते हैं उनकी प्रोसेस कैसे होगी, उनमें पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, उनको अरेस्ट कैसे कराना है, ये सभी जो चीजें होंगी ना वो सब सिविल प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग, पोजीशन कैसे दिलाना, सब सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये प्रोसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं कि न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। आप सब क्लोज फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 14 सब क्लोज फर्स्ट। यहाँ कहा गया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्दिष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब सिविल सीपीसी को ओवरराइड न करते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी भी बाद में, जहाँ न्यायालय बाद में अंतर्निहित किसी निर्दिष्ट विवादक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है, वहाँ वह एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा। कौन कर सकेगा यहाँ पर? कोर्ट। अब कहा गया उन्हें ऐसे विवादक पर उसको रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकेगा तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए जिसके अंतर्गत उक्त विवादक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ क्या क्या काम करने के लिए, जहाँ न्यायालय बाद में अंतर्निहित किसी निर्दिष्ट विवादक स्पेसिफिक कोई फैक्ट है उसे साबित करने के लिए न्यायालय को ये जरूरत है कि कोई विशेषज्ञ चाहिए जो उसको समझा सकता हो। जैसे यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो मेडिकल रिपोर्ट में विशेषज्ञ कौन होगा? यहाँ पर डॉक्टर। डॉक्टर ही इसके बारे में बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। दूसरी बात की गई, कोई भी ऐसा फैक्ट है जो किसी ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टी में जो उसके माप से रिलेटेड हो, उसका मेजरमेंट से रिलेटेड हो, तो इसके लिए कौन आ सकता है? जो तहसीलदार हैं या फिर पटवारी हैं, तो ऐसे जो भी विशेषज्ञ हों उस फील्ड में उनको यहाँ पे बुलाया जा सकता है, या किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ देखा जाए केस किस मैटर का है, तो अगर केस में कोई एजुकेशन से संबंधित कोई मैटर अगर आता है, तो एजुकेशन में एजुकेशन की जो पॉलिसी बनाने वाले जो मेकर्स होते हैं, अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे राय मांगी जाएगी कि इसमें आप क्या राय है आपकी इस बारे में। तो कोर्ट को जहाँ आवश्यक लगता है वहाँ पर उनको बुलाया जा सकता है। दूसरा, अब आप समझिए कि विवादक क्या होता है। विवादक का मतलब होता है फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू में क्या मतलब हो गया? विवादक तथ्य जो होंगे, इसका मतलब ये है कि केस किन बातों पर चल रहा है, कौन से झगड़े, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, उसको कॉज ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उनको हम लोग यहाँ पे विवादक तथ्य मानते हैं। कि इन फैक्ट को या तो साबित कर दिया जाए तो केस जिसने लगाया है उसके फेवर में जाएगा, अगर वो साबित नहीं कर पाए तो उनके अगेंस्ट में जाएगा। तो फैक्ट इन इश्यू पर ही इनसे रिलेटेड जितने भी, जब आप जजमेंट लिखेंगे तो इनमें आपको जजमेंट में आपको ये बताना होता कि किन किन चीज़ों के आधार पर ये साबित हुआ, किन चीज़ों के आधार पर ये साबित नहीं हुआ, कौन से ऐसे एविडेंस थे, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनके आधार पर इसे साबित किया जा सकता है। तो विवादक जो तथ्य होंगे उनको समझने के लिए जहाँ पर कोर्ट को आवश्यक पड़ रहा है कि विशेषज्ञ की राय आवश्यक प्राप्त करना आवश्यक समझता है, वहाँ वह कितने कर सकता है? ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर कहा गया वहाँ वह एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा। कितने कर सकेगा? या तो एक ही आवश्यकता है,
या उससे अधिक विशेषज्ञ भी यहाँ पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अगली बात की गई कि उन्हें ऐसे विवादक पर उसको रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकेगा। तो जो एक्सपर्ट हैं उनको कहा जाए कि आप अपनी रिपोर्ट बनाइए इस विवादक से रिलेटेड और यहाँ सबमिट करिए। तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे संबंधित जो भी एविडेंस हो आपके पास उन्हें सबमिट कर दीजिए, या जिसके अंतर्गत उक्त विवादक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, वो विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा। तो जहाँ पर उन्हें जरूरत है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करवाना हो, तो ऐसे संबंध में भी वो विशेषज्ञ को निर्देश दे सकते हैं, उनको उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकेगा। ये काम कौन कर सकेगा? कोर्ट। तो इसमें कौन कौन से देखिए क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये सेक्शन 14A सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, सब लोगों को बोल के बताना, जल्दी से बोल के बताओ एक बार क्या लिखा हुआ है ये। हाँ, ये सीधा सीधा सा आपको वहां देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्ट आपको ये हेडिंग आपको याद करनी है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14A। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो थोड़ा सा एक नजर डालिए कहाँ कहाँ पूछा गया। MPCJ 2019 में से क्वेश्चन लेट आया हुआ है और MPADJ 2019 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे ये कोडिफाई नहीं किए, और भी पुराने अगर आप पेपर उठा कर देखेंगे उनमें सब में आपको ये मिलेंगे। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सबक्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। सबक्लोज 2 यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है आप? सेक्शन 14A का सबक्लोज 2। न्यायालय किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस तक पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे निर्देश दे सकेगा। देखो कितने सारे काम हैं जो यहाँ पर कोर्ट में बताए हुए हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। न्यायालय किसी व्यक्ति को क्या क्या कर सकते हैं? विशेषज्ञों को सुसंगत सूचना देने या फिर कोई सुसंगत दस्तावेज, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और फिर क्या है, माल या फिर अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए, तीसरा पॉइंट, पेश करने या उस तक पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सके। तो पहुंच का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट उठा करके नहीं लाए जा सकते, कोई भी ऐसे तथ्य हैं, कोई भी ऐसे एविडेंस हैं जिनको उठा करके कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो उन तक पहुंच बनाने की, मतलब उनके लिए CD, DVD जैसे भी उपलब्ध है, ये सारी चीजें, या उनके फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पेश करने की वो कर सकेंगे। तो इन सब के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 14A और सबक्लोज 2। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए आगे। सबक्लोज हम लोग 3 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते थे, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी एक बार नजर डाल लीजिए। आप सेक्शन 14A यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट्स। यहाँ कहा गया सबक्लोज नंबर फर्स्ट में, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट in the Code of Civil Procedure 1908 in any suit under this Act where the court consider it necessary to get expert opinion to assist it on any specific issue involved in the suit। जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व हो, कहाँ पर हो? सूट में। तो कोर्ट क्या कर सकता है? गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट। इट में एंगेज 1 और मोर एक्सपर्ट, कितने कर सकते हैं? या तो 1 या मोर, जितने भी आवश्यकता हो उतना। एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन सच इशू, और इस पर रिपोर्ट के लिए भी उनको क्या कर सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट बात की गई, एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस। और यहाँ पर क्या है? अटेंडेंस के लिए भी यहाँ पे सिक्योर किया जा सकता है, एविडेंस के लिए, और इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द इशू, उस इशू पर डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए भी निर्देश दे सकता है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 14A सबक्लोज फर्स्ट, और यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ सीधा? पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट। सबक्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। द कोर्ट में रिक्वायर or direct any person to give relevant information to the expert or to produce or to provide access to
any relevant documents, goods or other property for his inspection. इसके कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए अगर आवश्यक है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है या कोई एक्सेस प्रोवाइड करनी है या रेलिवेंट कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड कोई वस्तु है उनसे रिलेटेड अगर आवश्यक हो तो यहाँ पर कोर्ट इसके लिए निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। इसको किसी एक्सपर्ट को भी किसी अन्य व्यक्ति को भी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सप्लाइज नंबर 3 पर। 3 में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा गया कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट, जो विशेषज्ञ ने कोई राय दी है कोई रिपोर्ट दी है बाद के अभिलेख का भाग होगी, क्या होगी वो पार्ट होगी। इस लाइन को थोड़ा सा वीआईपी कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ए बी सी एंड डी। इनमें से आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें लिखा होगा, एक को लिखा होगा बाद के अभिलेख का भाग होगी फर्स्ट ए में, बी में लिख देंगे वो अभिलेख का भाग नहीं होगी या दोनों हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना जो डायरेक्ट की लाइन है उसी को यहाँ पर कॉपी करके आपको चेक करना होगा। कहा गया कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट बाद के अभिलेख का भाग होगी यानी कि पार्ट होगी, ये इसका आंसर के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से बाद का कोई भी पक्षकार व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी विषय पर या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में जिसमें उसने निरीक्षण किया है परीक्षा कर सकेगा। परीक्षा का मतलब वो नहीं कि पेपर पेन दे दिया 5 प्रश्न हल करें, मतलब वही। तो यहाँ पर 5 प्रश्न कैसे होंगे कोर्ट के समक्ष और कब होंगे खुले न्यायालय। कौन कर सकता है जो उसका अपोजिट पार्टी में होगा। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, सब क्लोज आप सभी पढ़ रहे हैं, कौन सा सेक्शन है सेक्शन 14 ए का सब क्लोज 3। देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर विशेषज्ञ द्वारा कोई दी गई राय है रिपोर्ट है बाद के पहले अभिलेख होंगे और न्यायालय या फिर न्यायालय की अनुज्ञा से, या तो न्यायालय कर सकता है या फिर न्यायालय की परमिशन से बाद का कोई भी पक्षकार, पक्षकार कौन कौन से हो सकते हैं दोनों में से कोई भी, वादी प्रतिवादी में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में जो उसने राय दी है, कोई उसने निर्देशन दिया हुआ है या कोई राय है उसकी कोई रिपोर्ट बनाई हुई है उसके विषय में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपने किस आधार पर दिया और ये कैसे हुआ, इसके बारे में। इसका मतलब होता है कि न्यायालय में परीक्षा करना। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ कौन परीक्षा कर सकता है, बाद का कोई भी पक्षकार, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी विषय पर जो उस रिपोर्ट में कहा गया, उसकी राय भी हो सकती है रिपोर्ट भी हो सकती है और उस रीति के बारे में कि ये कैसे आया क्या हो सकता है तो इसके बारे में निरीक्षण कराया जा सकता है और यहाँ पर उनकी परीक्षा की जा सकेगी इस संबंध। क्लियर हो गया गाइस सभी को इतना? जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, क्या होगी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगी और का क्या माना जाएगा द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय एनी एक्सपर्ट शैल फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, जो केस है सूट के क्या होंगे ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा इसको। एंड द कोर्ट और विद द परमिशन of the court any of the parties to the suit may examine the expert personally। तो एग्जामिनर जो है उसको क्या कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट है उसको पर्सनली एग्जामिन किया जा सकता है। और यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन कर सकता है, इन ओपन कोर्ट, कहाँ किया जा सकता है ओपन कोर्ट। ऑन एनी ऑफ द मैटर्स रिफर टू हिम और मेंशन इन हिज ओपिनियन और रिपोर्ट और एज टू हिज ओपिनियन और रिपोर्ट एज to the manner in which he has made the inspection। तो जो एक्सपर्ट ने वो इंस्पेक्शन किया हुआ है उसके बाद जो रिपोर्ट बनाई हुई है वो उसका मैनर क्या था ये भी जान सकते हैं। और जो एक्सपर्ट है उसकी परीक्षा की उसको एग्जामिन करने के लिए ओपन कोर्ट में उसका एग्जामिन भी किया जा सकता है। पर कैसे किया जा सकता है इसके लिए आवश्यक है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से। तो इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं, एक बार जरा ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 ए का सब क्लोज 3। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन हो गया। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या एविडेंस जो एक्सपर्ट ने दिया है क्या वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगी, यस, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड यहाँ पर किसकी परमिशन से
एक्सपर्ट का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, तो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। और फोर्थ, क्या ये ओपन कोर्ट में हो सकता है, फोर्थ क्वेश्चन ये पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें क्या क्या पता कर सकते हैं, क्या मैनर को भी पता किया जा सकता है, तो बिल्कुल, लेकिन ये मैनर तक इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने की उम्मीद नहीं है, फिर भी आप सेक्शन को आप जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्लियर है गाइस इतना सभी को? यहाँ पर बात की गई कि विशेषज्ञ ऐसी फीस, खर्च या व्यय का हकदार होगा जो न्यायालय नियत करे, जो पक्षकारों द्वारा ऐसे अनुपात में और ऐसे समय पर संदेह होंगे जो न्यायालय निर्देश करे। तो कैसे फीस खर्चे की बात की गई, फीस खर्च और व्यय की बात की गई, कौन से, जो न्यायालय नियत करे। क्लियर है जितना? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन का विशेष ध्यान देना आपको, सेक्शन 14A का सब क्लोज 4 जी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है कि कोर्ट की वो फीस और कितना उसका एक्सटेंशन हो सकता है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। द एक्सपर्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू सच फी, कॉस्ट और एक्सपेंस एज द कोर्ट में फिक्स, which shall be payable by the parties in such proportion and at such time as the court may direct। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, क्या हो सकता है, कितना मिल सकता है, कोर्ट में डायरेक्ट, तो इसके अनुसार उतनी फीस और उनके एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं एक्सपर्ट को। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 15 की तरफ। ये सभी को क्लियर हो गया? सेक्शन 15 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 15 के जो ग्राउंड्स हैं, आप इनको जो देख रहे हैं, इन पर थोड़ा सा एक बार नजर डालिए। 15 से लेकर के आप 20 और ये 24 तक आप जब इनको पढ़ेंगे तो इसमें कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसके मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए 15 से लेकर के 19 तक एक पार्ट बनाया गया इनका, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाने में आसान होगा। जैसे कि देखिए सेक्शन 14 से आपने पढ़ा, इसके बारे में इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इम्पोज, संविधान जिनका विनिर्देश का पालन नहीं कराया जा सकता, इससे रिलेटेड केवल 2 सेक्शन यहाँ पे बताए गए। कौन कौन से, सेक्शन 14 और 14A। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ बात करने वाले हैं 15 से लेकर के जो 19 तक का जो एक स्लॉट है इनकी 15, 16, 17, 18 और 19। तो यहाँ पर बात की गई है पर्सन फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी स्पेसिफिकली इम्पोज, व्यक्ति जिनके लिए या जिनके विरुद्ध संविधान विनिर्दिष्टता परिवर्तित की जा सकती है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए भी क्या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ रिलेटेड है सेक्शन 15 से लेकर के 19। एक नजर आप यहाँ पे जरूर डालिएगा। सेक्शन 15 में हम लोग पढ़ेंगे टू मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त कर सकेगा। सेकंड में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर्सनल वास टू रिलीफ, अनुतोष का व्यक्तिगत वर्जन। नेक्स्ट यहाँ जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 17 में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल एंड नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका कोई हक नहीं है, विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है। सेक्शन 18 पर एक बार नजर डालिए। नॉन इन्फोर्समेंट इटसेल्फ विदिन वेरिएशन, फेरफार के बिना परिवर्तन। सेक्शन 19 में एक बार नजर डालिए। रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, पक्षकारों एवं उनके अधीन पश्चातवर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। तो ये हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट आपको सीधे डायरेक्ट की तरफ लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 15 ये यहाँ पर आ गए हैं। सेक्शन 15 में तो यहाँ पर जैसे कि सेक्शन 15 में बात की गई हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक बार बोल के बता दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ स्पेसिफिक, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो इंटाइटल हैं इसके लिए, जरूर ध्यान दीजिएगा। इस अध्याय द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय
किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा। नंबर का या ए, उसके किसी पक्षकार के द्वारा, बी, उसके किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या प्रधान द्वारा, क्योंकि दो लोगों को यहाँ बात की गई, या तो हित प्रतिनिधि हो या फिर यहाँ पर प्रधान द्वारा। फिर नेक्स्ट यहाँ बात की गई है परंतु यह कि जहाँ ऐसे पक्षकार की विद्वता, कुशलता, शोधन क्षमता या कोई व्यक्तिगत गुण संविदा में तात्विक अंग हैं। कौन कौन से पक्षकार की कोई विद्वता हो, कुशलता हो, कोई शोधन क्षमता हो या फिर कोई व्यक्तिगत गुण हो जो संविदा में तात्विक अंग हो, या जहाँ संविदा उपबंधित करती है कि उसका हित समुदेशित नहीं किया जाएगा तो उसका हित प्रतिनिधि या उसका प्रधान संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का हकदार नहीं होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया यहाँ पर कि जहाँ संविदा उपबंधित करती है कि उसका हित समुदेशित नहीं किया जाएगा तो उसका हित प्रतिनिधि या उसका प्रधान संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का हकदार नहीं होगा। तब जब उसका हित समुदेशन के लिए नहीं किया जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही प्रोविजन अगर किए गए हों तो। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार द्वारा संविदा के उसके बाद का चलिए जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसे पक्षकार द्वारा संविदा के उसके भाग का पहले ही पालन ना कर दिया गया हो या उसका पालन उसके हित प्रतिनिधि या उसके प्रधान द्वारा किया जाना अन्य पक्षकार द्वारा स्वीकृत ना कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता उसको, देखिए ध्यान दीजिए, इस लाइन को पहले पढ़िए, उसके किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या प्रधान द्वारा क्या करवाया जा सकता है, विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। तो काम में तो हमने कहा पहले पढ़ा उसको तो उसके किसी पक्षकार द्वारा उसका पालन करवाया जा सकता है। हमें बात की गई कि उसके किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या फिर प्रधान द्वारा भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये जो परंतु का पढ़ रहा है, परंतु में यहाँ डिनाई किया गया कि अगर किसी व्यक्ति उसका हित को अगर समुदेशित नहीं किया गया है और नहीं उसका नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई संविदा यहाँ पर की गई है तो बिल्कुल उसका विनिर्दिष्ट का पालन नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट जरा गाँव में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया कि जहाँ संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य शंकास्पद अधिकारों का समझौता हो, उसके अधीन फायदा पाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा क्या करवाया जा सकता है, पालन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट घ में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया कि जहाँ किसी शक्ति के सम्यक अनुपालन में आजीवन अभिधारी द्वारा संविदा की गई है, शेष भोगी द्वारा उसका पालन करवाया जा सकता है। इनमें सभी में आपको जोड़ना है, पालन करवाया जा सकता है, पालन करवाया जा सकता है। कौन सा पालन करवाया जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई कि क्या कोई विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा, तो बिल्कुल किया जा सकेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसके कोई पक्षकार है तो उनके द्वारा, उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, या प्रधान द्वारा। फिर अगली बात यहाँ पर गाँव में देखिए जरा ध्यान दीजिए, जहाँ संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य शंकास्पद अधिकारों का समझौता हो तो उसके अधीन फायदा पाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई डी में या घ में, जहाँ किसी शक्ति के सम्यक अनुपालन में आजीवन अधिकारी द्वारा संविदा की गई है तो शेष भोगी द्वारा भी कराया जा सकता है। यहाँ में जरा ध्यान देंगे, किसी कब्जा उत्तर भोगी द्वारा जहाँ करार उसके एक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो, कोई संविदा हो और उत्तर भोगी ऐसी संविदा के फायदे का हकदार हो, उसके द्वारा करवाया जा सकता है। चाह में जरा ध्यान दीजिएगा, किसी शेष के उत्तर भोगी द्वारा जहाँ करार कोई ऐसी संविदा हो और उत्तर भोगी उसके फायदे का हकदार हो और उसके भंग के कारण प्राकृतिक क्षति उठाएगा, वो भी करवा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, चा का पर, जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी में कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समामेलन से उत्पन्न होती है। अगला यहाँ बात की गई छा में, जब किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और तत्पश्चात अन्य कंपनी के साथ समामेलित हो जाए
तो नई कंपनी द्वारा जो समामिलन से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जहाँ में जब किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने इसके निगमन के पूर्व कंपनी के प्रयोजन के लिए संविदा की हो और ऐसी संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो तो कंपनी द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे परंतु यह कि कंपनी ने संविदा स्वीकृत कर ली हो और ऐसी स्वीकृति संविदा के अन्य पक्षकार को संसूचित कर दी गई है। ये कितने लोगों को समझ में आया प्लीज जल्दी से बताइए। किसी को नहीं आया? हाँ कोई बात ओके कोई बात नहीं। अब ये पूरा समझ में आ गया, इसको हम लोग एक पॉइंट करके समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए क्या है इसमें छोटी छोटी लाइन में ना उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है जिनके ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उनके एक एक वर्ड को आप समझोगे तो फिर ये क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 15 में यहाँ पर बात की गई कौन पुनर्निर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त कर सकता है। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से इसको समझ लेगा। अब इसमें कहा गया कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पाने के लिए कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है और कब एलिजिबल है। तो एलिजिबल के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कहा गया कि इस अध्याय द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का पुनर्निर्दिष्ट पालन अभी प्राप्त किया जा सकेगा। नंबर 1 उसके पक्षकार के द्वारा। जो दोनों पार्टी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है तो वो बिल्कुल यहाँ पर दोनों में से कोई भी पक्षकार यहाँ पे करा सकता है। ये बात सभी को क्लियर है? मैं जरा ध्यान दें। हाँ मैं अब मान लो इसके जो पक्षकार हैं तो पक्षकार नहीं है तो फिर कौन करवा सकता है। तो इस कंडीशन में कहा गया कि किसी पक्षकार के कोई भी जो हित प्रतिनिधि हो जिसमें उसका हित आता है या उसके प्रधान के द्वारा। मैं तो समझ में आया जैसे ए और बी अगर आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये दोनों, अगर मान लो किसी कारणवश ए नहीं है तो इसके हित प्रतिनिधि कौन होंगे। ए के जो एलआर होंगे वो लोग इसका परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। मान लो ए को कुछ हो जाता है और ए और बी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया और मान लो कोई कंपनी लगाई हुई उन्होंने और कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, अगर ए की किसी कारण बस डेथ हो जाए इस सिचुएशन में तो क्या ए की तरफ से कौन उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है तो पार्ट पेमेंट वगैरह जो उनका है जो उनका हिस्सा है वो कौन से लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उनके हित प्रतिनिधि होंगे जो एलआर होंगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे वो यहाँ से इसको इम्पोज कराया जा सकता है उनके द्वारा या फिर उनके किसी प्रधान के द्वारा। अब यहाँ पे कहा गया परंतु यहाँ जो किया गया इसमें दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा छोड़ करके वो भी है कि जब तक कब नहीं कराया जा सकता इनके द्वारा। कहा गया कि जहाँ यह है कि जहाँ ऐसे पक्षकार की कोई विद्वता हो, कोई कुशलता की बात की जाए, किसी शोधन क्षमता की बात की जाए या कोई व्यक्तिगत गुण की बात की जाए तो संविदा में तात्विक कोई अंग हो, मतलब बिना उसके कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंप्लीट नहीं हो सकता। और फिर आगे क्या बात की जा रही है, या फिर जहां संविदा उपबंधित करती है कि उसका हित समुद्देशित नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय ये टर्म्स कंडीशन अगर डाल दी गई है तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए जो इंग्लिश में है तो वो भी एक बार पढ़ के देख लीजिए। सेक्शन 15 में बात की हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन बाय। ए में बात की गई एनी पार्टी देयरटू, तो पार्टी उनमें से कोई भी। फिर बी में द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयरटू, इन पार्टी की तरफ से दोनों में से कोई भी जिनका एक उसमें जुड़ा हो रिप्रेजेंटेटिव है उनमें से कोई भी ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई प्रोवाइडेड में, ध्यान दीजिएगा दैट वेयर द लर्निंग स्किल्स सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी हो उन पार्टी में से इज द मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए इसमें मटेरियल इंग्रेडिएंट्स में। और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन,
जहाँ पर ऐसा किया गया हो कि उसका इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract। तो जहाँ पर अगर ये टर्म्स कंडीशन डाल दी गई है, कौन सी टर्म्स कंडीशन की बात की गई है, his interest shall not be assigned, उनकी समुदेशित नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और his principal shall not be entitled to specific performance of the contract, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर अगली बात की गई यहाँ पे, अनलेस सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कहा गया कि जब तक कि सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि वो उस पार्ट को ऑलरेडी परफॉर्म ना कर रहे। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, और द परफॉर्मेंस देयर ऑफ बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, और जो उसके प्रिंसिपल है वो उसने क्या कर लिया हो, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, उस पार्टी में से एक्सेप्ट ना कर लिया हो, तब तक यहाँ पर ये लोग भी क्या नहीं करा सकते, यहाँ पर इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके हित को समुदेशित नहीं किया जाएगा तब तक, अगर ऐसा कहीं कॉन्ट्रैक्ट में उपबंधित कर दिया गया है तो फिर वो नहीं करा सकते, तो उसका एक प्रतिनिधि या उसका प्रधान संविदा के विनिर्देश पालन का हकदार नहीं होगा। इस लाइन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये कहाँ लिखा हुआ है, फ्रंटिक में। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 15, सेक्शन 15 का, हाँ सेक्शन 15 बी और बी का भी यहाँ पर प्रोवाइडेड की बात की गई है। प्रोवाइडेड मतलब ये फ्रंटिक, ये फ्रंटिक में ऐसा किया गया है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, फिर कहा गया विनिर्देश पालन कराने का हकदार नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार द्वारा संविदा के उसके भाग का पहले ही पालन न कर दिया गया हो, या उसका पालन उसके हित प्रतिनिधि या उसके प्रधान द्वारा किया जाना पक्षकार द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो। देखिए जहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में, ये समुदेशन का मतलब आप समझ में आया क्या हुआ इसका, यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी को समझ आया नहीं, सुनिए। ट्रांसफर है क्या, देखिए ये ना ट्रांसफर भी हो सकता है और दूसरी टर्म्स कंडीशन भी बोल सकता है, तो यहाँ पर हम इसे टर्म्स और कंडीशन से लेकर के चल रहे थे कि कोई अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी गई कि जब तक ये व्यक्ति इस कंडीशन को कंप्लीट ना करें तब तक ये इनके जो हित का वो है ना इंटरेस्ट हो, इसको वो ना किया जाए इसको, तब तक अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे पहले लिखा गया। जैसे किसी ने कहा कि भाई जो आपको चेक दिया गया था या आपने जो चेक दिया था उसे पहले आप क्लियर करवाइए, इसके बाद में आप अपने इंटरेस्ट की बात कीजिए, तो या किसी ने कहा कि भाई पहले 10,000 रुपीज वो जमा करेंगे और उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है। ये टर्म्स कंडीशन के आधार पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो बिल्कुल यहाँ पर उसका हित का समुदेशन तब तक नहीं किया जाएगा कि जो उनके प्रतिनिधि हैं पहले वो उनके प्रतिनिधियों के द्वारा वो टर्म्स कंडीशन उसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही वो आगे को किया जा सकता है। मतलब कोई शर्त लगा दी गई, बिल्कुल बिल्कुल, वो शर्त, हाँ उस शर्त को यहाँ कंप्लीट किए बिना इसको परफॉर्म नहीं कराया जा सकता, ये परंतु में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जरा देखिए, गाँव में यहाँ बात की गई कि जहाँ संविदा विवाह पर व्यवस्थापन या एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य शंकास्पद अधिकारों को समझौता हो, जहाँ पर सस्पेंस हो और वहाँ पर कोई समझौता हो, तो उसके अधीन फायदा पाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कैसे, देखिए सी में, सी आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे सी पे जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज। कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया गया, सेटलमेंट किया गया ऑन मैरिज, और अ कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स, जहाँ कोई डाउटफुल राइट्स हैं उनके बीच में कंप्रोमाइज किया गया है बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली में। फिर एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल देयर अंडर, तो इनमें से जो भी पर्सन, जो बेनिफिशियरी पर्सन है वो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवा सकता है। डी में यहाँ पर क्या बात की गई, देखिए जरा ध्यान दीजिए, देयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर द रिमाइंडर मैन। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी पॉइंट पर हम एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया, जहाँ किसी शक्ति के सम्यक अनुपालन में आजीवन अभिधारी द्वारा कोई संविदा की गई हो उसके शेष भोगी द्वारा,
तो जो बचे हुए सीधी सीधी से आप बात कर सकते हैं कि जो LR जो बचेंगे और वो लोग उसको क्या करवा सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर करवाया जा सकता है। आप इसे इंश्योरेंस भी मान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवा करके रखा हुआ है तो पहले क्या कहा गया, आजीवन अविधारी द्वारा संविदा की गई, और उसके बाद शेष भोगी द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। तो उसके जो उत्तरदायित्व होंगे वो, और या फिर आप इसे रॉयल्टी से भी जोड़ सकते हैं। रॉयल्टी जानते हैं क्या होती है? आपने कोई बुक लिखी हुई है और बुक के बाद में जिस राइटर ने लिखी थी तो वो उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो पैसा आता रहेगा, धीरे धीरे बुक तो सेलर हो गई, अब वो धीरे धीरे बिकती रहेगी, तो उसकी जो रॉयल्टी आएगी, जो पैसा आएगा उसका, तो किसको मिलेगा? तो इसके बाद जो शेष भोगी होंगे उनके द्वारा इसको इम्पोज कराया जा सकता है, वो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। किसी कब्जा उत्तर भोगी द्वारा जहां करार उसके हक पूर्वाधिकारी के द्वारा की गई कोई प्रासंविदा हो और उत्तर भोगी ऐसी प्रासंविदा के फायदे का हकदार हो, तो वहां पर भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। किसी कब्जा उत्तर भोगी, जिसका कब्जा भी हो और उसका उत्तर भोगी, उत्तर भोगी का मतलब उसके बाद का जो यूज करने वाला व्यक्ति हो उसका, जहां करार उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ ही की गई कोई प्रासंविदा हो। तो यहाँ पर देखिए दो हो गए, जैसे पहले हमारे पापा ने उसे यूज किया, अब इसके बाद किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को हम यूज करना चाहते हैं, तो मैं मान लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कौन हो गया? उत्तर भोगी। और इससे पूर्व भोगी कौन हो गए? हमारे पापा। अब यहाँ पर क्या किया गया, कोई प्रसंविदा हो तो उत्तर भोगी ऐसी संविदा के फायदे का हकदार होगा। तो अगर पापा हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और मैं उनका क्या हूँ, यहाँ उत्तर भोगी हूँ, तो मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज करा सकता हूँ, स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट यहाँ पे करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया इतना? ये आप यहाँ पढ़ रहे थे यहाँ पर ई। अब इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। रिजर्वाइनर, एक बार ध्यान दीजिएगा। रिवर्सनर इन पोजीशन where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant। अगर यहाँ पर कोई भी, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर मान लेते कोई एक पीढ़ी का सदस्य है तो दूसरी पीढ़ी का या तीसरी पीढ़ी का, तो आप इनको एंसेस्टर्स की तरफ से आप इनको देख सकते हैं कि अगर इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इनके ये लोग बेनिफिशियरी हैं, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति जाकर के इनका इन्फोर्समेंट करा सकता है। एफ में जरा ध्यान दीजिएगा। रिवर्सनर इन रिमाइंडर where the agreement in such a covenant and the reversioner is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कोई रीजन है जिसमें ब्रीच किया गया हो और सस्टेन मटेरियल इंजरी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये एफ वाला जो आपको समझ में नहीं आया था, एक बार देखिए फिर से। किसी शेष के उत्तर भोगी द्वारा जहां करार कोई प्रासंविदा हो, कोई एग्रीमेंट हो पहले से और कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उसे बनाया गया, और उत्तर भोगी उसके फायदे का हकदार हो और इसके भंग के कारण कोई तात्विक क्षति उठाएगा, तो उसका भी इन्फोर्समेंट कैसे कराया जा सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरह। तो यहाँ पर ये लोग भी इंटाइटल होंगे। तो यहाँ कहा गया कि किसी शेष उत्तर भोगी के द्वारा, वही सीधी सी बात है। यहाँ पर पेरेंटल अगर कोई बात है, कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से किया गया, तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी नेक्स्ट जनरेशन की और वो उसकी हकदार हो यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई भी नुकसान या फायदा जो भी होता है तो उसको उठाने के लिए भी ये लोग इंटाइटल होंगे। क्या काम है जरा ध्यान दीजिए। जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया, लायबिलिटी कैसी हो? सीमित। भागीदारी या पार्टनरशिप कैसी है? केवल लिमिटेड उसके लिए किया गया, और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामिलित हो जाती है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समामिलन से उत्पन्न होती है उसके लिए भी यहाँ पर इंटाइटल होंगे। मतलब समझ में आया क्या? इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर आगे क्लियर करता हूँ। देखिए जरा एफ ए में क्या कहा गया,
व्हेन अ लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप की गई और लिमिट लायबिलिटी के साथ में, जैसे हम मान के चलते हैं कि 1/4 हिस्सा ही केवल यहाँ पर लायबिलिटी के रूप में रखा गया। शेयर लिया किसी भी कोई कंपनी आपने कोई ओपन की पार्टनरशिप में, उसमें आपका हिस्सा केवल 1/4 ही है, तो 1/4 हिस्से के आप क्या हैं, हिस्सेदार हैं। अब यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए, हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स amalgamate and amalgamated और विद अनदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसके बाद में इसको क्या किया, बाद में कंपनी में ऐड करके आपकी जो पार्टनरशिप थी वो 50-50% की कर दी। तो फिर क्या हुआ, द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अराइजेस आउट ऑफ द एमलगेमेशन, तो जो बाद में एमलगेमेशन के अकॉर्डिंग जो अराइज हुआ है, इसको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। क्लियर है, वो तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर कोई हिस्सेदारी पहले 1/4 थी, बाद में बढ़ करके हमारी 50-50 रेशियो पर आ जाती है, और तो उस कंडीशन में भी उसके जो एंसेस्टर्स होंगे और जो उसके लिए लाइबल होंगे और जो क्वालिफाई हो रहे होंगे, वो लोग इसके क्या कर सकते हैं, इसका इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। इतना समझ में आया क्या सभी को, जल्दी से बताइए। तो सीधी सी इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इससे आपको आसानी से क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, जब किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और तत्पश्चात अन्य कंपनी के साथ समामिलित हो जाए, कोई कंपनी ने संविदा की और उसके बाद वो किसी अन्य कंपनी के साथ ज्वाइंट हो गई, तो क्या हुआ, तो नई कंपनी द्वारा जो समामिलन से उत्पन्न हुई है उसको भी क्या कराया जा सकता है, इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। जैसे सीधी सी आप मान के चलिए कि आपने कोई बैंक ओपन की, और कोई बैंक ओपन है, जैसे मान के चलते हैं हम पीएनबी मान लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, कोई भी बैंक ले लीजिए जो भी हो। अभी आपने देखा बहुत सारी बैंक मर्ज हो जाती है। पंजाब नेशनल बैंक में अगर मान लीजिए हमारा 30% का शेयर हो, 30% टोटल अमाउंट पर, तो और अगर इसमें ये किसी और बैंक में मर्ज हो जाए, मान लो ये बैंक एसबीआई में मर्ज हो गई, तो क्या एसबीआई हमारे 30% का हिस्सेदारी नहीं होगा, बिल्कुल। तो जितने परसेंट का इसमें हिस्सेदारी पीएनबी के अकॉर्डिंग होगी, अगर ये हिस्सेदारी बढ़ करके 40% हो जाए या 50% हो जाए, तो उतनी हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, और वो इसको इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है किसी भी कंपनी के साथ। तो देखिए सीधी सीधी सी बात करें कि जब किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और संविदा करने के बाद वो किसी अन्य कंपनी के साथ सम्मिलित हो जाती है, तो नई कंपनी द्वारा जो समामिलन से उत्पन्न हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा शेयर होगा, उस शेयर के अकॉर्डिंग हम उसके हिस्सेदार होंगे और इसका इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। नेक्स्ट जरा जहाँ पर ध्यान दीजिए, जब किसी कंपनी के संप्रवर्तकों का मतलब आप समझते हैं, जो कंपनी को ऑरिजिन करने वाले जो लोग हैं, वो जन्मदाता इनको कहा जाता है। इसके निगमन के पूर्व, निगमन का मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले, कंपनी के प्रयोजन के लिए संविदा की हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, और ऐसी संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तो जो रजिस्ट्रेशन की टर्म्स कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग वो सब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, तो कंपनी द्वारा क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा भी उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, परंतु यह कि कंपनी ने संविदा स्वीकृत कर ली हो और ऐसी स्वीकृति संविदा के अन्य पक्षकार को संसूचित कर दी गई हो, तो यहाँ पर क्या कराया जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर कराया जा सकता है, और ये लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा, तो यहाँ पर ये का से लेकर के जो ये लास्ट पॉइंट दिया गया जा तक, यानी कि ए से लेकर के एच तक के जो पॉइंट दिए गए हैं, इनमें ये सभी लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस सभी को? हाँ, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्लियर है? हाँ, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, थोड़ा सा टिपिकल हो, पर क्या उसको एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे तो वो फिर वो धीरे धीरे चल के क्लियर होता चला जाता है। तो वो रिवीजन में कब तक चलेगा, क्या नहीं जी समझ में आया? हाँ, बिल्कुल सही बात है।